केदारनाथ धाम पहुंचे बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की। अक्षय कुमार को देखने के लिए श्रद्धालु इकट्ठा हो गए और देखिए वहीं की तस्वीरें हैं। यहाँ अक्षय कुमार बाबा के दरबार पहुंचे, माथा टेका, आशीर्वाद लिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले मंदिर से, हर हर महादेव के नारों के साथ जो तमाम श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आए थे उनके लिए भी ये बोनस रहा कि साथ में उन्होंने अक्षय कुमार को इस तरीके से मंदिर से बाहर निकलते देखा। जाहिर सी बात है लोगों ने सेल्फी लेने की कोशिश की। अक्षय कुमार भी पूरे बाबा के रंग में, भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, माथे पर वो टीका, पटका, बाबा का आशीर्वाद लेकर के मंदिर से बाहर निकलते हुए। उधर हरिद्वार के लक्सर से हादसे की खबर है। अवैध खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 लोगों की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि एक शख्स अपने 2 साल के बच्चे को स्कूटी पर लेकर जा रहा था, मगर वो ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आ गया। इस हादसे में पिता की मौके पर मौत हो गई, जबकि इलाज के समय ले जाते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। दूसरे बच्चे की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। अब पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हमारा जीवन क्या होगा, हम कैसे गुजर कराएंगे? अमरजीत जी आ गए। हेलो, तो देखिए यही वो ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसमें हादसे के शिकार 2 बच्चे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देहरादून से दिल्ली तक का सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर है कि देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। आज इसका ट्रायल भी हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस से जहां यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा, वहीं देहरादून से दिल्ली की दूरी भी कम होगी, समय कम होगा सफर का। देहरादून में वंदे भारत एक्सप्रेस के पहुंचने की खबर, ये देश की 118वीं वंदे भारत ट्रेन है। देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस में कैसा रहेगा सफर, क्या है इसकी खूबियां, समझते हैं हमारे सहयोगी रवि कैतुरा की इस रिपोर्ट से। देहरादून से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि आज वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल भी शुरू हो गया है। मैं इस वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर ही हूं, जहां पर आप देखेंगे कि इसमें जो लग्जरी सुविधाएं हैं वो मिल सकेंगी। आज ये ट्रायल है, यहां से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी और जो यात्री यहां से दिल्ली का सफर करते हैं उनका सफर है वो सुगम और आसान तो होगा ही, साथ ही समय की बचत भी होगी। जो जानकारी है, तकरीबन 3.5 घंटे में ये ट्रेन देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएगी। इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और आज इसका यहां पर ट्रायल किया जा रहा है। और आज भी ये ट्रेन अभी यहां से देहरादून से दिल्ली तक इसका ट्रायल होगा। दिल्ली अमन विहार तक जो है ये ट्रेन जाएगी और इसकी अगर स्पीड की बात करें तो वो तकरीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी। ऐसे में 3.5 घंटे के वक्त में ही यात्री देहरादून से इस आरामदायक सफर के साथ दिल्ली पहुंच जाएंगे। ट्रेन की अगर और सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 8 कोच हैं। एक डिब्बे में 44 से लेकर 80 तक सीटें हैं। खाने पीने की अन्य ट्रेनों की अपेक्षा इसमें अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी। 25 तारीख से ये ट्रेन विधिवत तौर पर यहाँ से शुरू हो जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 25 मई से चलनी शुरू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस शुभारंभ में शामिल होंगे और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें तो ये अपने आप में लग्जरी ट्रेन है और पहली बार है कि जब देहरादून से जो यात्री जाते हैं उनको आरामदायक सफर मिल सकेगा। यहाँ पर आप सीटें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बनाई गई हैं और इसमें अच्छी सुविधाएं रखी गई हैं ताकि जो यात्री हैं उनको आरामदायक सफर मिल सके। पूरे देश में अगर बात करें तो ये 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो अब देहरादून से भी संचालित होगी और इसके लिए पहले ही जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा इसका पूरा निरीक्षण किया गया था और आज इसका ट्रायल यहाँ पर किया जा रहा है। आरपीएफ के द्वारा अभी इसको अपने टेक ओवर किया गया है और इसके बाद आज ही इसका ट्रायल यहाँ से सीधे दिल्ली तक होना है। और दिल्ली में ये यहाँ से ट्रेन की बात करें तो तकरीबन 3.5 घंटे तो लगेंगे। दिल्ली आनंद विहार ये जाएगी और वाया सहारनपुर होते हुए, जो जानकारी मिली है, वाया सहारनपुर होते हुए ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से दिल्ली जाएगी और जो यहाँ से स्पीड रहेगी वो हरिद्वार तक कम होगी, लेकिन उसके बाद फिर स्पीड जो है बढ़ जाएगी। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात के तौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस को देखा जा सकता है, क्योंकि इससे यात्रियों को आरामदायक सफर के साथ
बहुत कम समय में दिल्ली तक पहुंचने में काफी सुविधा मिलने वाली है। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा। तो रवि कैंतुरा ने ट्रेन को भीतर से देखा और सारी डिटेल्स दी, लेकिन अभी ट्रायल कहां तक पहुंचा है और क्या जानकारी मिल रही है ताजा, ये समझने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि का। और रवि, सबसे पहले ये जरा बताएं कि ट्रायल को लेकर के आपके पास ताजा जानकारी क्या है? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए जिस तरीके से ट्रायल है वो अब यहाँ से 2 बजे से शुरू हो जाएगा और आज जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो देहरादून से दिल्ली तक चलेगी। पूरा ट्रायल इसका लिया जाएगा, किस तरीके से रूट रहना है, जो स्पीड है उसकी किस तरीके से रहनी है, क्योंकि शुरुआत में जो हरिद्वार तक जब ये ट्रेन जाएगी तो उसकी स्पीड कम रखी जाएगी और उसके बाद 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको चलना है। और ठीक इसी तरीके से आज इसका पूरी एक ट्रायल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। RPF के जो लोग हैं वो इसकी ट्रायल यहाँ पर करा रहे हैं। रेलवे के बड़े अधिकारी पहले ही पूरा निरीक्षण कर चुके हैं और तमाम जो इसके तौर पर सावधानियां बरती जानी है, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जानी है, उसको भी रखा गया है। जो जानकारी है 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ कर देंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेलवे मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। जब वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से दिल्ली के लिए मिल जाएगी तो सफर आरामदायक होने वाला है। यात्रियों को कम समय में यहाँ से बिल्कुल रवि, एक बात आपने ठीक कही कि देहरादून से हरिद्वार तक स्पीड जो है वो काफी कंट्रोल रहेगी, मेंटेन रहेगी, क्योंकि जानकारी ये भी आ रही है कि राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर भी कुछ ट्रैक गुजरने और वो जो रेंज है पूरा वो फॉरेस्ट एनिमल के लिए जाना था, जानवरों के लिए जाना जाता है। क्या ये सोच के स्पीड लिमिट रखी गई है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है स्नेहलता। यही एक वजह इसके जो सामने आ रही है वो यही है कि किस तरह यहाँ पर जो स्पीड को मेंटेन किया जाए और उसके बाद यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हरिद्वार से आगे वंदे भारत एक्सप्रेस बढ़ेगी। और इसमें जो कोचेज़ हैं वो यहाँ पर हैं अभी, और उसके बाद ही इसमें किस तरीके से आरामदायक सफ़र रहेगा इसको लेकर भी पूरी जो है यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, पूरा निरीक्षण किया गया और 118वीं और दिल्ली में कहाँ टर्मिनेट करेगी वंदे भारत? बिल्कुल, देखिए रूट का बिल्कुल स्नेहता, देखिए यहाँ से वाया सहारनपुर होकर इसको जाना है ताकि वहाँ के जो यात्री हैं उनको वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सके। और दिल्ली में आनंद विहार तक जो है वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। यहाँ से जो जानकारी है सुबह 11 बजे इसका समय रहेगा और 11 बजे के बाद 3.5 घंटे में ये दिल्ली पहुँच जाएगी और उसी दिन सेम डे को वहाँ से वापस आना है और फिर दूसरे दिन फिर 11 बजे जो है इसको चलना है। हालांकि इसका जो शेड्यूल है वो अभी तय किया जाएगा कि पूरी तरीके से इसका जो विधिवत शेड्यूल है वो क्या रहना है, लेकिन जो अभी तक की जानकारी है वो यही सामने आई है कि इस तरीके से इसका पूरा शेड्यूल रहना है और इसके लिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका वर्चुअली शुभारंभ 25 मई को करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और 25 मई से पहले अब 2 बजे का इंतजार, जब इस ट्रायल के तौर पर ट्रेन को पटरी पर दौड़ता हुआ भी देखा जाएगा। देखते हैं ये ट्रायल कितना सक्सेसफुल रहता है, क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं, उसकी डिटेल भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रवि, शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ के बात करेंगे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है। देहरादून से गोवा के लिए आज सीधी फ्लाइट की शुरुआत हो चुकी है। आज गोवा के पर्यटन मंत्री का उत्तराखंड दौरा भी है। शाम 8 बजे मुख्यमंत्री आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात और गोवा से शाम 5:30 बजे जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पर यह फ्लाइट पहुंचेगी। आधे घंटे के बाद शाम 6 बजे गोवा के लिए रवाना भी हो जाएगी। एक हफ्ते में 3 दिन फ्लाइट का संचालन होगा। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को यह फ्लाइट होगी। इंडिगो की 186 सीटर ये प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, जो देहरादून से सीधे गोवा का सफर तय कराएगी। तो एक और अच्छी खबर। आइए फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का। तो देखा जाए रवि, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर देहरादून से बाहर जाने वाले लोगों के लिए और देहरादून आने वाले लोगों के लिए भी। फ्लाइट की ये फैसिलिटी को लेकर के कैसी जानकारी है? जो सफर है वो आसान हो सकेगा, क्योंकि पहले से इस तरीके की डायरेक्ट कोई फ्लाइट यहाँ से नहीं थी। तो ऐसे में जिस तरीके से ये फ्लाइट अब शुरू हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ से सुविधा मिल सकेगी। और खास तौर पर जो है यहाँ के लोगों की अगर बात करें तो गोवा यहाँ से जो है घूमने के लिए ज्यादातर जो है पर्यटक जाते हैं और यहाँ आते भी हैं। तो दोनों तरीके से आने और जाने की सुविधाएं जो है इसके माध्यम से देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि ये एक अच्छी खबर है यात्रियों के लिए कि वो यहाँ से डायरेक्ट जो है गोवा जा सकेंगे। वहां से जो है क्योंकि उत्तराखंड भी जो है पर्यटन प्रदेश है, तो यहाँ पर भी लोग डायरेक्ट जो है वहां से पहुंच सकेंगे। तो ये सफर जो है काफी आरामदायक भी रहने वाला है और इसके साथ ही साथ ये बहुत अच्छी चीज है कि जो पहली बार यहाँ से शुरू हो रही है। बिल्कुल, लेकिन रवि कितना वक्त लगेगा? जरा सोचिए कि सुबह किसी ने बीच के किनारे बिताया और शाम होते होते वो पहाड़ों पर है। क्या ऐसी कनेक्टिंग फ्लाइट, कितना वक्त होगा बीच का फ्लाइंग एरिया जिसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्नेहलता, देखिए आपने सही कहा कि जिस तरीके से गोवा
में बिल्कुल एक अलग माहौल है और वहाँ पर जो है अलग तरीके से जो है लोग वहाँ पर एंजॉय करने जाते हैं। और यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर जो है पहाड़ है, झरने हैं, बहुत प्रकृति का एक अलग नजारा जो है उत्तराखंड में है। तो ऐसे में दोनों जगह में जब आवाजाही की जो सुविधा है वो एक बहुत बेहतर सुविधा मिलने वाली है और एक ही दिन में जो इस तरीके से जो है आना जाना भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर बिल्कुल रवि, ये माउंटेन लवर्स और बीच लवर्स दोनों के लिए एक अच्छी ट्रीट, एक अच्छा मौका होगा इस फ्लाइट को यूज करना। शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए, सीएम धामी के आदेश के बाद अवैध धार्मिक स्थलों पर लगातार एक्शन हो रहा है। हल्द्वानी के लामा चौड़ में अतिक्रमण की जद में आए मजार को आज वहां के हो रहे लोगों ने ही ध्वस्त कर दिया, रह रहे लोगों ने ध्वस्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है, निर्देश दिया है। इसके बाद वन भूमि में अतिक्रमण कर बनाए गए मजार पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। इसके बाद वहां रह रहे लोगों ने उसे तोड़ दिया। उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सरकार सख्त है और मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद अतिक्रमण क्षेत्र में नोटिस चस्पा किया गया। खास क्षेत्र में एक मजार थी और इसको वन विभाग ने नोटिस दिया था तोड़ने का, 72 घंटे का इसको आदेश था तोड़ने का। और इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये स्पष्ट संदेश दिया था कि जो भी अतिक्रमण है उसको वो स्वयं लोग तोड़ लें। तो उनके संदेश का और नोटिस का परिणाम ये हुआ कि वहाँ के जो लोग थे मजार पे रहने वाले लोग, उन्होंने खुद ही वो मजार तोड़ ली। और उधर रुद्रपुर में तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टाड़ा रेंज की वन विभाग की टीम ने नेशनल हाईवे प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में वन भूमि पर हाईवे किनारे बने 2 धार्मिक स्थलों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। वहीं दोनों ही धार्मिक स्थल लगभग 40 से 50 साल पुराने बताए जा रहे हैं। इधर वन विभाग ने दोनों ही धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने के साथ लोगों को वन विभाग और हाईवे की जमीन पर किसी भी तरीके की अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी। नंगला बाईपास के बाद एक मजार थी और ये मंदिर, दोनों को हम आज ध्वस्त कर दे रहे हैं और आगे की कार्रवाई अभी देखते हैं क्या होती है। नहीं, हमारे पास तो जैसे जो टांडा रेंजेस में 2 ही धार्मिक स्थल थे जो इनको आज ध्वस्त किया जा रहा है और अतिक्रमण है, इनको हटाया जाएगा। देखिए, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, पन्नगर थाना पुलिस, उधम सिंह नगर की पुलिस और पीएससी के सारे कर्मचारी अधिकारी हमारे साथ हैं। ये एनएच के अधिकारी हमारे साथ हैं। ये जो मस्जिद और ये मंदिर है एनएच की एरिया में आ रहा है, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, देहरादून में गांधी पार्क में कांग्रेस के साथ कई दलों के नेताओं का धरना हुआ, ये खबर मिली है। धरने में सीपीआई, सीपीआईएम और भाकपा माले कई सामाजिक संगठन शामिल होते नजर आए हैं। इस धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और अन्य विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हैं। तो देखिए, देहरादून असल में जो सत्ता में जो पार्टी है वो इतनी बेशर्म हो गई कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पद्मश्री अवार्ड, गोल्ड मेडलिस्ट लोग बैठे हैं 1 महीने से, वो कुछ करने को तैयार नहीं। अंकिता भंडारी में सबको पता है बीजेपी का कौन बड़ा नेता था, वो वीआईपी का नाम बताने को तैयार नहीं, पूरा मामला खुर्द-पुर्द कर दिया। वो अगर आप देखें जो नेगी की पिटाई हुई, उसकी पत्नी वो महापंचायत करने जा रही है, उसमें कुछ नहीं। बहुत स्तुत्य प्रयास है और एक बहुत अच्छा कदम है। महिला उत्पीड़न राष्ट्रीय स्तर पर भी, उत्तराखंड के स्तर पर भी, और आज भाजपा की सरकारें उत्पीड़न का प्रतीक बन गई। तो मैं प्रदेश कांग्रेस को और अपने जनतांत्रिक लोकतंत्रवादी जो हमारे राजनीतिक दल हैं, उन सब के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो सब लोग आए और गांधी की मूर्ति के सामने बैठ करके उन्होंने इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद की। सब बधाई की बात। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सवालों के घेरे में हैं। धन सिंह रावत कह रहे हैं कि उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों में किताबें पहुंच गई हैं, मगर शिक्षा महानिदेशक कह रहे हैं कि अभी तक सिर्फ 15, सही सुना, 15% स्कूलों में किताबें पहुंची। मुझे लग रहा है 15% से ज़्यादा स्कूलों में पहुंच चुकी हैं। लगभग सभी स्कूलों में चले गए हैं। सुना आपने, एक बयान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का है जो कह रहे हैं कि ज्यादातर स्कूलों में किताबें पहुंच चुकी हैं, मगर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी कह रहे हैं कि अभी तक सिर्फ 15% स्कूलों में ही किताबें पहुंच पाई हैं। एक बार फिर से सुनिए,
मंत्री महोदय और शिक्षा महानिदेशक का बयान। लगभग सभी स्कूलों में चले गए हैं और इस बार हमने ये भी निर्णय कर दिया है कि इस साल से अब स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उतने बच्चों के लिए बुक बैंक बन जाएगा। अब हर साल किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूलों में बंटनी शुरू हो गई हैं, मुझे लग रहा है 15% से ज़्यादा स्कूलों में पहुंच चुकी हैं और शेष जो बच्चे हैं छुट्टियों में भी हम उनको घर पहुंचा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार मंत्री महोदय और शिक्षा महानिदेशक के बयानों में विरोधाभास क्यों है? क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है? क्या अधिकारी उन्हें ग्राउंड जीरो की हकीकत नहीं बताते हैं? देखिए, लगातार हमारी किताबें प्रिंट हो रही हैं और स्कूलों में पहुंच रही हैं और हमने ये लक्ष्य रखा है कि जून की जो छुट्टियां होंगी उसमें हम बच्चों को घर घर तक वो किताबें पहुंचा दें। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के लिए मुफ्त किताबें मिलती है। धन सिंह रावत का दावा है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में किताबें पहुंच चुकी हैं। एबीपी गंगा ने कई स्कूलों में जाकर रियलिटी चेक किया, जिसमें मंत्री महोदय के दावे हवाई साबित हुए हैं। शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी भी बच्चे बगैर किताब के ही पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार के द्वारा पुस्तकों की जो मुद्रण हो रहा है, जितने मुद्रित पुस्तकें हैं नवीन रूप में वो आ चुकी हैं। कक्षा 8 के बच्चों को पुस्तकों का वितरण हुआ है। बाकी जो कक्षाएं 6 है, कक्षा 7 हैं, 1-2 किताबें उनकी भी मिली हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये रहा कि पिछले बच्चों से हमने किताबें लेकर के उनसे हमने उनके अध्ययन जो भी है और प्लस जो विद्यालय को विभाग द्वारा मिशन कोशिश 2 का जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने 2 माह तक पूरी मेहनत करके उनको पढ़ाया है। हैरानी वाली बात तो ये है कि कुछ स्कूलों में 1 या 2 सब्जेक्ट की किताबें ही पहुंची हैं, तो कहीं पर छात्रों को एक भी किताबें नहीं मिल पाई है और इसीलिए बच्चे पुरानी किताबों से ही पढ़ाई कर रहे हैं। नियमानुसार हर साल शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले सभी छात्र छात्राओं को किताबें मिल जानी चाहिए, मगर शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने सुस्त हैं कि 1.5 महीने बाद भी स्कूलों में किताबें नहीं पहुंच पाई है और मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। देखिए, 2000 के नोट जमा करने का आज पहला दिन है। इसके बाद बैंक में लोग 2000 का नोट जमा कराने पहुंच रहे हैं। देहरादून की बात करें तो 2000 का नोट बंद करने के आदेश के बाद लोगों के बैंक में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा की खास रिपोर्ट। सरकार ने 2000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया है। 7 साल बाद 2000 का नोट अब फिर बंद हो जाएगा। मैं इस वक्त सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हूं और आप देखेंगे तो जो 2000 का नोट है उससे कुछ जो उपभोक्ता है वो उसको जमा करने के लिए यहां पर आए हैं। बैंक द्वारा अलग से काउंटर बनाया गया है ताकि यदि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, भीड़ होती है तो लोगों को दिक्कतें ना हो। इसके साथ साथ ही जो बैंक में कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनका ये भी कहना है कि बैंक में जो भी व्यक्ति आएगा अगर वो 2000 का नोट जमा करता है तो उसके लिए अलग से काउंटर होगा और उसके साथ साथ ही भीड़ हो जाने पर लोगों को दिक्कतें होती है तो यह पूछताछ के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब केंद्र सरकार ने 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला लिया था और आज उसका वापस करने का पहला दिन है, 30 सितंबर तक लोग अपने 2000 के नोट को बंद कर देंगे, तो उसके बाद लोगों के आने का सिलसिला जारी हो गया। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बैंकों में नॉर्मल तरीके से जो रोज़ की तरह काम चलता है वही काम बैंक में चल रहा है। लेकिन यदि आने वाले दिनों में ज़्यादा संख्या लोगों की बढ़ती है, भीड़ बढ़ती है, तो उसके लिए अलग से बैंक द्वारा व्यवस्था बनाई गई है ताकि ज़्यादा क्राउड होने पर लोगों को आसानी हो। उसके साथ साथ ही ये भी तय किया गया है कि जो बैंक की शाखाएं हैं, अलग अलग जो शाखाएं हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ को देखते हुए ये तय किया गया है कि एक पूछताछ केंद्र अलग से बनाया जाए, एक यहाँ पर कर्मचारी को अलग से बैठाया जाएगा ताकि दिक्कतें होती हैं तो वो उनको सभी सही जानकारी दे सके। तो आज पहले दिन आप देख रहे हैं कि बैंक में बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, भीड़ नहीं है, लोग सामान्य तौर पर आ रहे हैं, उनकी जो वर्किंग है वो यहाँ पर चल रही है और आने वाले दिनों में यदि भीड़ ज़्यादा होती है तो उसके लिए बैंकों द्वारा अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। खबर है रुद्रप्रयाग में हाईवे नेशनल हाईवे पर अब हर दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। धारी देवी से खाकरा तक तीर्थ यात्रियों को जाम से जूझना पड़ रहा है। आलम यह है कि हर दिन कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, जिससे तीर्थ यात्रियों को परेशानी हो रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर हर दिन हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब जाते हैं। जाहिर है यहाँ पर वाहनों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो देख रहे हैं आप ये लंबी लाइन और ये ऐसी ही कतार वाली स्थिति लगातार बरकरार बताई जा रही है, क्योंकि ये हाईवे है जो चारधाम को हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला, और ऐसे में
हर दिन जाम की स्थिति देखी जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।